स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो गोखले का योगदान है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ गोखले। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि गोखले के क्या योगदान रहे हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, जिसकी अभी बायोग्राफी अभी कुछ वीडियो सेशन में हमने वो कंप्लीट कर ली है। पॉलिटिकल व्यूज उसके देख लिए हैं, सोशलॉजी जो सोशल व्यूज हैं, जो आइडियोलॉजी है वो हमने डिस्कस कर ली है। तो आज हम यहाँ पे उसके जो कंट्रीब्यूशन है अपने देश के प्रति, उसका जो योगदान है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले के जो पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक जो व्यूज हैं, जो उनकी आइडियोलॉजी है, इन सब से रिलेटेड, और जो उनके बिलीव्स हैं, गोपाल कृष्ण गोखले के जो भी बिलीव्स हैं, जो उनकी मान्यताएं हैं, तो उसमें कार्य रूप में परिणत करने की विधि का अध्ययन करने के बाद या उसके बाद जो निष्कर्ष निकालना, यहाँ पे जब हमने निष्कर्ष निकाला या जो भी हम मतलब उनकी जो स्टडी है उनको हम रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, कंक्लूजन से निकलता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी अपनी अलग भूमिका थी, उनके बहुत अहम योगदान रहे हैं। और बेसिकली हमने ये जाना है गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में कि वो पोलाइटली चीज़ों को करते थे, एग्रेसिव को बिल्कुल भी नहीं, एग्रेसिव एक्टिविटी कहीं भी नहीं देखी जा सकती थी उनकी। तो गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी होते थे, उदारवादी का जो नेचर था वो उनमें कूट कूट के भरा हुआ था। तो मैंने अपने हर लेक्चर में, जब भी यहाँ इंडियन थिंकर की बात करते हैं, तो मैंने अपने हर लेक्चर ये इन्फॉर्मेशन जरूर दी है कि जो गोपाल कृष्ण गोखले थे वो मात्र एक ऐसे पर्सन थे जो उदारवादी और उग्रवादी दोनों ही दलों में उन्हें सम्मानजनक पद प्राप्त था। तो इसलिए इनकी एक तरीके से, और जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं वो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी कहे जाते हैं, क्योंकि उनकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी, बहुत इंटरेस्टिंग थी। तो वहाँ पे जो मतलब महात्मा गांधी जी को एक तरीके से मतलब गुरु मानते थे, वो उन्हें कुछ सीखना था, उन्हें कुछ पूछना होता था या डिस्कस करना होता था, वो गोपाल कृष्ण गोखले को ही वहाँ पे रखते थे। अब बात करते हैं इनकी योगदान के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है कि एक श्रेष्ठ उदारवादी, यानी कि ए मॉडरेट लिबरल। तो गोपाल कृष्ण गोखले उदारवाद के प्रवर्तक थे, यानी कि जो गोखले थे वो पूरे लिबरलिज्म को फॉलो करते थे, उनके पायनीर थे। तथा उनके बाद तथा उनके जो उदारवाद का जो मार्ग था, जो उनका डायरेक्शन था, वो उनके इस आग्रह में अभिव्यक्त हुआ कि भारत को न सिर्फ उदारवादी मूल्यों और आदर्श को स्वीकार करना चाहिए, बल्कि उनकी प्राप्ति हेतु अनिवार्य रूप से संवैधानिक साधनों, यानी कि इंस्टीट्यूशनल जो मीन्स हैं उनका प्रयोग करने में वो बहुत ज़्यादा फैथ रखते थे, बहुत ज़्यादा उनको मतलब बिलीव था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हमें गोपाल कृष्ण गोखले की बात करनी है, उनके कंट्रीब्यूशन की बात करनी है, तो सबसे पहले ए मॉडरेट लिबरल, बहुत ज़्यादा लिबरल थे वो। तो लिबरलाइज्म, जो लिबरलिज्म है उसको फॉलो करते थे। तो प्रॉपर रूप से वो, देखिए, उदारवाद के साथ साथ वो जो भी एक्टिविटी करते थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल के अकॉर्डिंग ही वो उसमें बिलीव रखते थे, कि उनका जो बिलीव है, उनका जो फेथ है, वो इसी में था कि जो भी काम होना चाहिए, चाहे वो मूवमेंट हो, चाहे वो छोटा मूवमेंट हो, बड़ा मूवमेंट हो, कैसे भी करना है, लेकिन वहाँ पे प्रॉपर रूप से वो एक तरीके से पोलाइटली होना चाहिए, और दूसरी बात संवैधानिक साधनों का उसमें प्रयोग किया जाना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे कार्मिक सुधारों में विश्वास, यानी कि कॉन्फिडेंस इन पर्सनल इम्प्रूवमेंट। कार्मिक सुधार यानी कि पर्सनल इम्प्रूवमेंट होता है, जो आपका एक एम्प्लॉयज़ की जब हम भर्ती करते हैं उसका पूरा पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है, एंड लास्ट जो पेंशन एक्टिविटी होती है वहाँ तक रखते हैं कि अगर हमें अपने देश को ग्रो करना है या अपने देश को हर तरीके से डेवलप करना है, तो जो हमारा जो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कार्मिक प्रशासन है, उसमें जो जो गलतियां हैं, उसमें जो जो त्रुटियां हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, उनको वहाँ पे शॉर्ट आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गोखले एक कोरे उदारवादी आदर्शवादी नहीं थे। कहते थे ना, किसी किसी फ्रीडम फाइटर्स को ऐसे बोल देते हैं कि लिबरलाइज, जो लिबरल है उसको फॉलो करते हैं। वो ऐसे नहीं थे कि केवल उनके बारे में पढ़ा जाता था कि भाई आदर्शवादी हैं, उदारवादी हैं, बल्कि व्यवहारिक आदर्शवादी थे। थ्योरेटिकल नहीं कि बातों को कहीं से पढ़ लिया और उनको बोल दिया, वो प्रैक्टिकली उस चीज़ को, बिहेवियरल आइडियोलॉजी वाले थे। बिहेवियर यानी कि प्रैक्टिकली वो वर्क करते थे उस चीज़ पर, तभी वो लोगों को उसके उसके उसको फॉलो करने के लिए
बोलते थे। वे अपने समय की स्थितियों के यथार्थ से अच्छी तरह से परिचित थे। यानी कि जो उनके टाइम में जो रियलिटी थी, जो कंडीशंस थी, वो अपने समय की उन्हें पूरी की पूरी याद थी। उन्हें पता था क्या कंडीशंस है, क्या सिचुएशंस है वहाँ पे। तथा उन्हें यथार्थ को पहचान कर में ब्रिटिश शासन से सौहार्दपूर्ण संबंधों के माध्यम से ही आवश्यक शासकीय प्रशासकीय सुधारों के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि वो रियलिटी को बहुत ही क्लियर तरीके से देख रहे थे कि प्रेजेंट टाइम में हमारे लिए क्या जरूरी है। ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो का टेक्नोलॉजी है, काफ़ी एडवांस है, उनके पास बहुत सारे ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो इसके माध्यम से हम अपने जो कंट्री है हम उसको बहुत सारे डिपार्टमेंट में ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बात की कि कार्मिक सुधारों में उनका विश्वास था और ये सुधार वो चाहते थे कि ब्रिटिश शासन बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से उन सुधारों को करे। तो वो उस समय रियलिटी को देख रहे थे, क्योंकि जब तक वहाँ पे मूवमेंट जैसा ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि वो स्टार्टिंग के 20 साल के आफ्टर 20 ईयर्स के बाद ही उनकी जो मतलब दिशा थी वो थोड़ा चेंज हुई थी। उन्होंने टॉर्चर वगैरह मतलब जो भी करना था वो सभी को पता होता है कि उनके थ्रू कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई हैं, लेकिन उस गवर्नमेंट जब वो डिप्लोमेटिक हो गई वहाँ पे मोनो तरीके से, तो वो लोगों को दबाने भी लगी थी। नेक्स्ट है यहाँ पे संविधानवाद में विश्वास, यानी कि बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। देखिए, गोखले अपनी उदारवादी मान्यताओं के कारण भारत के लिए स्वशासन की प्राप्ति हेतु शांतिपूर्ण, अहिंसक, नॉन वायलेंट, पीसफुल एंड वॉलेंटरी टूल्स, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल भी टूल्स बोलते हैं, जो संवैधानिक साधन होते हैं, उनके प्रयोग को ही उचित मानते थे। कि आपको देश में कुछ बदलाव लाना है, आपको एक्टिविटी करनी है, सोसाइटी को ग्रो करना है, कुछ भी करना है, मूवमेंट करना है, प्रोटेस्ट करना है, आपको इन 3 चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। पहला उन्होंने पीसफुल, दूसरा नॉन वायलेंट और तीसरा वॉलेंट्री टूल्स, यानी कि संवैधानिक साधनों का प्रयोग। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई कि इनका उचित रूप से प्रयोग करना होगा। तो उनके समय में उग्र तरीकों को अपनाकर उसे सफलतापूर्वक चुनौती देना और उसे उनके माध्यम से आतंकित कर भारत के लिए स्वशासन के लक्ष्य को प्राप्त करना नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि हम अपने सेल्फ गवर्नमेंट मतलब इस तरीके से करें कि वहाँ पे टेररिज्म को हम ज़्यादा प्रेशराइज करें, उग्रवादी एक्टिविटी वहाँ पे बनाए रखें। तो उनका जो सक्सेसफुल का जो मंत्र था वो यही था कि हमें चाहे मूवमेंट किस तरह के करना है, छोटा करना है, बड़ा करना है, सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया, इंडिया के लिए अपना खुद का स्वशासन जो टारगेट है उसको अचीव करना है, उस गोल को अचीव करना है। तो वो हम कैसे करेंगे? पीसफुल तरीके से, नॉन वायलेंट, और वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारे टूल्स हैं उनको प्रयोग करते हुए। नेक्स्ट है यहाँ पे राजनीति का आध्यात्मिकरण, लेकिन मॉडर्नाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। अपने नैतिक आग्रहों के कारण गोखले ने राजनीति के क्षेत्र में साध्य साधन, इनकी पवित्रता की अवधारणा की प्रतिष्ठा की। उनकी इस अवधारणा का मतलब होता है आइडियोलॉजी, जो उनके कंसेप्ट थे, उन्होंने ही महात्मा गांधी को उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानने के लिए प्रेरित किया। यानी कि उसमें जो गोपाल कृष्ण गोखले थे उनमें कैपेबिलिटी थी अपने आप को गुरु मनवाने की। हर कोई पर्सन किसी का गुरु नहीं बनता है, उसमें वो क्वालिटी होती है। अगर वो क्वालिटी उसमें थी तो गोपाल कृष्ण गोखले में वो क्वालिटी महात्मा गांधी ने देखी थी। इसी वजह से उनको उन्होंने अपना राजनीतिक गुरु माना था। तो उनके द्वारा स्थापित भारत सेवा संघ का भी यही टारगेट था, यही उद्देश्य था। यानी कि उनके जितने भी मॉरल अर्ज थे, कंसेप्ट ऑफ पार्टिसिपल पार्टिसिपेट जो भी पार्टिसिपेबल थे, प्योरिटी थी, फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड थी, जो पॉलिटिक्स के क्षेत्र में थी, वो बहुत ही मोरल तरीकों को यूज़ करते थे, वो नैतिक तरीकों को यूज़ करते थे, पीसफुल काल्म पेशेंस रखते हुए और कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग चलते हुए। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि फोर्थ जो कंट्रीब्यूशन यही रहा था उनका कि राजनीति में बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन उन्होंने बनाया। यानी कि बहुत वो दूर की सोचते थे, उनके डायरेक्शंस, उनका काम करने का तरीका बहुत ज़्यादा मॉडर्न था। नेक्स्ट इसमें राष्ट्रीय एकता के समर्थक, देखिए सपोर्टर्स ऑफ नेशनल यूनिटी। तो गोखले एक राष्ट्रभक्त व्यक्ति थे तथा राष्ट्र की हर समस्या को, हर एक प्रॉब्लम को वो नेशन के डायरेक्शन से देखते थे। यानी कि पूरे नेशनल की प्रॉब्लम्स मानते थे, हर एक प्रॉब्लम को, ताकि हर राष्ट्रीय समस्या का राष्ट्रीय दृष्टिकोण से समाधान संभव हो सके तथा उसके माध्यम से राष्ट्रीय एकता सुदृढ़ हो सके।
नेक्स्ट है जन कल्याणकारी कार्यों पर बल यानी कि एम्फेसिस ऑन पब्लिक वेलफेयर वर्क्स। गोखले क्या करते थे, भारतीय स्वशासन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो भी हमारे सेल्फ गवर्नमेंट के जो टारगेट थे उसको अचीव करने के लिए वो सिर्फ पॉलिटिकल दृष्टि से ही नहीं, पॉलिटिकल डायरेक्शन से ही नहीं, बल्कि इकोनॉमी डायरेक्शन से भी वो बहुत ज़्यादा जरूरी समझते थे, क्योंकि तभी सार्वजनिक हित वित्त का अधिकांश भाग प्रशासकीय और सैन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खर्च किया जा सकता है। अगर हम अपनी इकोनॉमी को मजबूत बनाएंगे, उसको स्ट्रोंग रखेंगे, तभी हम बहुत सारे वेलफेयर के वर्क हैं वो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट एक सफल विधायक, ए सक्सेसफुल लेजिस्लेटर। गोखले सिर्फ एक महान उदारवादी नेता ही नहीं थे, बल्कि एक सफल विधायक भी थे। विधायक क्या होते हैं, लेजिस्लेटर क्या होते हैं, जो कानून को रेगुलेट करने का काम करते, कानून को बनाते हैं, तथा इस रूप में उन्होंने बहुत अधिक सार्थक भूमिका का निर्वाह भी किया है। दृष्टि से उनके चरित्र में 3 आधारभूत गुण थे। पहला था सूक्ष्म परीक्षण यानी कि सबस्टिल टेस्टिंग, दूसरा था सबल अभिव्यक्ति यानी कि फोर्सफुल एक्सप्रेशन, एंड तीसरा था आडंबरी शिष्टाचार यानी कि द थर्ड वाज कर्टसरी। तो यहाँ पे प्रॉपर रूप से हमने देखा है कि जो गोपाल कृष्ण गोखले थे उनका बहुत बड़ा योगदान हमारे देश के लिए, हमारे भारत के लिए देखा जाता है। और जो हमारा आज का जो लेक्चर था वो यहीं पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट थिंकर को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।